लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 9वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह तीसरे बाग की तरफ रवाना हुए, जिसमें राजकुमारी चंद्रकांता की दरबारी तस्वीर देखी थी और जहां कई औरतें कैदियों की तरह इनको गिरफ्तार करके ले गई थीं। उसमें जाने का रास्ता इनको मालूम था। जब कुमार उस दरवाजे के पास पहुंचे जिसमें से होकर ये लोग उस बाग में पहुंचते, तो वहां एक कमसिन औरत नजर पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। देखने में खूबसूरत और पोशाक भी उसकी बेशकीमती थी। हाथ में एक चिट्ठी लिए कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। चिट्ठी कुमार के हाथ में दे दी। उन्होंने ताज्जुब में आकर खुद उसे पढ़ा। लिखा हुआ था, कई दिनों से आप हमारे इलाके में आए हुए हैं, इसलिए आपकी मेहमानी हमको लाजिम है। आज सब सामान दुरुस्त किया है। इसी लौंडी के साथ आइए और झोपड़ी को पवित्र कीजिए। इसका एहसान जन्म भर न भूलूंगा। सिद्धनाथ योगी। कुमार ने चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। उन्होंने पढ़कर कहा, साधु है, योगी हैं, इसी से इस चिट्ठी में कुछ हुकूमत झलकती है। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने भी चिट्ठी को पढ़ा। शाम हो चुकी थी। कुमार ने अभी उस चिट्ठी का कुछ जवाब नहीं दिया था कि तेज सिंह ने उस औरत से कहा, हम लोगों को महात्मा जी की खातिर मंजूर है, मगर अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। घड़ी भर के बाद चलेंगे, क्योंकि संध्या करने का समय हो चुका है। औरत, तब तक मैं ठहरती हूं, आप लोग संध्या कर लीजिए। अगर हुक्म हो तो संध्या के लिए जल और आसन ले आऊं? देवी सिंह, नहीं, कोई जरूरत नहीं। औरत, तो फिर यहां संध्या कैसे कीजिएगा? इस बाग में तो कोई नहर नहीं, बावली नहीं। तेज सिंह, उस दूसरे बाग में बावली है। औरत, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं अभी सब सामान लिए आती हूं, फिर मेरे साथ चलिए। उस बाग में संध्या कर लीजिएगा, अभी तो उसका समय भी नहीं बीत चला है। तेज सिंह, नहीं, हम लोग इसी बाग में संध्या करेंगे। अच्छा, जल ले आओ। इतना सुनते ही वो औरत लपकी और तीसरे बाग में चली गई। कुमार, इस चिट्ठी के भेजने वाले अगर वे ही योगी हैं जिन्होंने मुझे कूदने से बचाया था, तो बड़ी खुशी की बात है। जरूर वहां वन कन्या से भी मुलाकात होगी। मगर तुम रुक क्यों गए? उसी बाग में चलकर संध्या कर लेते। मैं तो उसी वक्त कहने को था, मगर ये समझकर चुप हो रहा कि शायद इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब हो। तेज सिंह, जरूर ऐसा ही है। देवी सिंह, क्यों उस्ताद, इसमें क्या मतलब है? तेज सिंह, देखो, मालूम ही हुआ जाता है। कुमार, तो कहते क्यों नहीं? आखिर कब बतलाओगे? तेज सिंह, हमने ये सोचा कि कहीं योगी जी हम लोगों से धोखा न करें कि खाने पीने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दे। जब हम लोग बेहोश हो जाएं तो उठवाकर खोह के बाहर रखवा दें और यहां आने का रास्ता बंद करवा दें। ऐसा होगा तो कुल मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आप भी इसी बाग में बेहोश किए गए थे। जब कैदी बनकर आए थे और प्यास लगने पर एक कटोरा पानी पिया था, उसी वक्त बेहोश हो गए और खोह में ले जाकर रख दिए गए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उसी समय कुछ ना कुछ हाल यहां का मिल गया होता। फिर मैं ये भी सोचता हूं कि अगर हम लोग वहां जाकर भोजन से इनकार करेंगे तो ठीक ना होगा, क्योंकि ज़ियाफत कबूल करके मौके पर खाने से इनकार कर जाना उचित नहीं है। देवी सिंह, तो फिर इसकी क्या तरकीब सोची है? तेज सिंह हंसकर, तरकीब क्या? बस वही तिलिस्मी गुलाब का फूल घिसकर सभी को पिलाऊंगा और आप भी पीऊंगा। फिर 7 दिन तक बेहोश करने वाला कौन है? कुमार, हाँ ठीक है, पर वो वैद्य भी कैसा चतुर होगा जिसने दवाइयों से ऐसे काम के नायाब फूल बनाए। तेज सिंह, ठीक ही है। इतने में वही औरत सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके पीछे 3 लौंडियां आसन, पंचपात्र, जल इत्यादि हाथों में लिए आ रही थी। उस बाग में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर बैठने लायक रखे हुए थे। औरतों ने उन पत्थरों पर सामान दुरुस्त कर दिया। इसके बाद तेज सिंह ने उन लोगों से कहा, अब थोड़ी देर वास्ते तुम लोग अपने बाग में चली जाओ, क्योंकि औरतों के सामने हम लोग संध्या नहीं करते। आप ही लोगों की खिदमत करते जन्म बीत गया। ऐसी बातें क्यों करते हैं? सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि हट जाओ? लो, मैं जाती हूं। कहती हुई वो औरत लौंडियों को साथ ले चली गई। उसकी बात पर ये लोग हंस पड़े और बोले, जरूर अय्यारों के संग रहने वाली है। संध्या करने के बाद तेज सिंह ने तिलिस्मी गुलाब का फूल पानी में घिसकर सभी को पिलाया
तथा आप भी पिया और सब राह देखने लगे कि फिर वो औरत आए तो उसके साथ हम लोग चलें। थोड़ी देर बाद वही औरत फिर आई। उसने इन लोगों को चलने के लिए कहा। ये लोग भी तैयार थे, उठ खड़े हुए और उसके पीछे रवाना होकर तीसरे बाग में पहुंचे। अय्यारों ने अभी तक इस बाग को नहीं देखा था, मगर कुंवर बीरेंद्र सिंह इसे खूब पहचानते थे। इसी बाग में कैदियों की तरह लाए गए थे और यहीं पर कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। मगर आज इस बाग को वैसा नहीं पाया। ना तो वो रोशनी ही थी, ना उतने आदमी ही। हाँ, 5-7 औरतें इधर उधर घूमती फिरती दिखाई पड़ी और 2-3 पेड़ों के नीचे कुछ रोशनी भी थी जहां उसका होना जरूरी था। शाम हो गई थी, बल्कि कुछ अंधेरा भी हो चुका था। वो औरत इन लोगों को लिए उस कमरे की तरफ चली जहां कुमार ने तस्वीर का दरबार देखा था। रास्ते में कुमार सोचते जाते थे, चाहे जो हो, आज सब भेद मालूम किए बिना योगी का पिंड न छोड़ूंगा। आज मालूम हो जाएगा कि वन कन्या कौन है, तिलिस्मी किताब उसने क्यों कर पाई थी, हमारे साथ उसने इतनी भलाई क्यों की और चंद्रकांता कहाँ चली गई। दीवान खाने में पहुंचे। आज वहां तस्वीर का दरबार न था, बल्कि उन्हीं योगी जी का दरबार था जिन्होंने पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को बचाया था। लंबा चौड़ा फर्श बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक मृगछाला बिछाए योगी जी बैठे हुए थे। बाईं तरफ कुछ पीछे हटकर वन कन्या बैठी थी और सामने की तरफ 4-5 लौंडियां हाथ जोड़े खड़ी थी। कुमार को आते देख योगी जी उठ खड़े हुए, दरवाजे तक आकर उनका हाथ पकड़ अपनी गद्दी के पास ले गए और अपने बगल में दाहिने ओर मृगछाला पर बैठाया। वन कन्या उठकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और प्रेम भरी निगाहों से कुमार को देखने लगी। सब तरफ से हटकर कुमार की निगाह भी वन कन्या की तरफ जा डटी। इस वक्त इन दोनों की निगाहों से मोहब्बत, हमदर्दी और शर्म टपक रही थी। चारों आंखें आपस में मिल रही थीं। अगर योगी का ख्याल न होता तो दोनों दिल खोलकर मिल लेते, मगर नहीं। दोनों ही को इस बात का ख्याल था कि इन प्रेम की निगाहों को योगी न जानने पावे। कुछ ठहरकर योगी और कुमार में बातचीत होने लगी। योगी: आप और आपकी मंडली के लोग कुशल मंगल से तो हैं? कुमार: आपकी दया से हर तरह से प्रसन्न है, परंतु। योगी: परंतु क्या? कुमार: परंतु कई बातों का भेद न खुलने से तबीयत को चैन नहीं है। फिर भी आशा है कि आपकी कृपा से हम लोगों का ये दुख भी दूर हो जाएगा। योगी: परमेश्वर की दया से अब कोई चिंता न रहेगी और आपके सब संदेह छूट जाएंगे। इस समय आप लोग हमारे साग सत्तू को कबूल करें। इसके बाद रात भर हमारे आपके बीच बातचीत होती रहेगी। जो कुछ पूछना हो पूछिएगा। ईश्वर चाहेंगे तो अब किसी तरह का दुख उठाना न पड़ेगा और आज ही से आपकी खुशी का दिन शुरू होगा। योगी जी की अमृत भरी बातों ने कुमार और उनके अय्यारों के सूखे दिलों को हरा कर दिया। तबीयत प्रसन्न हो गई। उम्मीद बंध गई कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद भोजन का सामान दुरुस्त किया गया। खाने की जितनी चीजें थीं सभी ऐसी थीं कि सिवाय राजे महाराजे के और किसी के यहां न पाई जाएं। खाने पीने से निश्चिंत होने पर बाग के बीचों बीच पत्थर के खूबसूरत चबूतरे पर फर्श बिछाया गया और उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर योगी जी बैठ गए। अपने बगल में कुमार को बिठा लिया। कुछ दूर पर हटकर वन कन्या अपनी 2 सखियों के साथ बैठी और जितनी औरतें थीं हटा दी गई। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें सुगंधित फूलों की मीठी महक उड़ रही थी। योगी ने मुस्कुराकर कुमार से कहा, अब जो कुछ पूछना हो पूछिए, मैं सब बातों का जवाब दूंगा और जो कुछ काम आपके अभी तक अटके हैं उनको भी करा दूंगा। कुंवर बीरेंद्र सिंह के जी में बहुत सी ताज्जुब की बातें भरी हुई थीं। हैरान थे कि पहले क्या पूछूं। आखिर खूब संभल कर बैठे और योगी जी से पूछने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 9वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।